तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जो डिस्कशन हमें कल करना था वो थोड़ा टेक्नोलॉजिकल इश्यूज की वजह से आज पोस्टपोन हो गया। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम दीप है और मैं आपका जूलॉजी पोर्शन और फोर्थ वीक का, फिफ्थ वीक का और आपका केमिस्ट्री पोर्शन फिफ्थ वीक का कवर करूंगा। बाकी मेरे फ्रेंड्स कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Select the incorrect match with respect to the animals and its locomotory structures. हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर एनिमल्स और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो है वो मैच सही से नहीं किए हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? पैरामीशियम सीलिया। तो पैरामीशियम जो होता है वो सीलिया से ही मूव करता है, तो वही उसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अमीबा सुलोपोडिया से ही मूव करता है और जो यूग्लिना होता है वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। तो यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्लैजेला। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? टेंटिकल्स। टेंटिकल्स होते हैं सिलेंट्रेट्स के। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फॉर सिलेंट्रेट्स, निडेरिया जो हमारा फाइलम होता है उसका टेंटिकल्स होते हैं, लेकिन यूग्लिना केस में वो फ्लैजेला होता है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट मैच है। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन क्या हमारे पास? होमो लिम्स। होमो इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग ह्यूमंस और जो ह्यूमंस होते हैं वो लिम्स से ही मूव करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो थर्ड इनकरेक्ट मैच है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से हम लोग को एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हम लोग को? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो ये बात सही है। जितने भी हमारे पास लोकोमोशन होती है वो एक तरीके की मूवमेंट्स होती हैं। लोकोमोशन इज बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, और मूवमेंट होता है एक फिक्स पोजीशन पर आप अपने लिम्स को हिला रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी जो सराउंडिंग्स है वो चेंज नहीं हो रही है, तो वो आपकी मूवमेंट है। लेकिन जब आपकी सराउंडिंग्स चेंज हो रही है तो वो लोकोमोशन है। लेकिन जब आप लोकोमोशन कर रहे हो तो आप मूवमेंट भी जरूर करोगे, लेकिन मूवमेंट के टाइम पर लोकोमोशन एक जरूरी चीज नहीं है। तो फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, that all locomotion are movements but all movements are not locomotion। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? all smooth muscles are involuntary but all involuntary muscles are not smooth muscles। ये भी सही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं वो हमारे पास दो तरह की मसल्स इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। पहली होती है हमारे पास स्मूथ मसल्स और दूसरी जो होती है वो होती है कार्डियक मसल्स, जो कि स्ट्राइडेड नेचर में होती हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है? ऑल स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री। तो सारी स्मूथ मसल्स हमारे पास इनवॉलेंट्री हैं, लेकिन ऑल इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट स्मूथ मसल्स। ये सही है, क्योंकि जितने भी इनवॉलेंट्री मसल्स हो सकती हैं उनमें से कुछ मसल्स हमारी कार्डियक नेचर की होती हैं जो कि स्ट्राइटेड होती है नेचर के अंदर। तो ये वाला हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है, सी पार्ट। ऑल वॉलेंट्री मसल्स आर स्ट्राइटेड। जितने भी अब वॉलेंट्री भी हमारे पास, जितने भी वॉलेंट्री होती है वो सारी की सारी स्ट्राइटेड नेचर के अंदर होती है। are striated but all striated muscles are not voluntary। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पास स्ट्राइटेड मसल्स कौन सी होती हैं? एक तो जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होती हैं और दूसरी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड होने के बावजूद भी वो इनवॉलेंट्री होती है नेचर के अंदर, जबकि जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, स्केलेटल मसल्स जो हमारे पास होती हैं वो वॉलेंट्री नेचर के अंदर होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, दैट ऑल वॉलेंट्री मसल्स आर स्ट्राइटेड। जितने भी वॉलेंट्री मसल्स हैं वो स्ट्राइटेड नेचर में होती हैं, लेकिन ऑल स्ट्राइटेड मसल्स आर नॉट वॉलेंट्री, क्योंकि कार्डियक एक स्ट्राइटेड होने के बावजूद भी एक इनवॉलेंट्री मसल है। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ऑल स्ट्राइटेड मसल्स आर वॉलेंट्री। ऑल स्ट्राइटेड मसल्स आर वॉलेंट्री, सारे स्ट्राइटेड मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, बट ऑल वॉलेंट्री मसल्स आर नॉट स्ट्राइटेड। लेकिन सारे वॉलेंट्री मसल्स स्ट्राइटेड भी गलत है। जो भी वॉलेंट्री मसल्स होंगी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सारे की सारी स्ट्राइटेड नेचर की ही होंगी। तो ये वाला हमारा गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? all the following movements are shown by certain body cells in human females except। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा मूवमेंट ऐसी है, मतलब कि कौन सा मूवमेंट ऐसा है जो कि फीमेल्स के अंदर नहीं ऑब्जर्व होता। तो पहला है सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी बेसिकली मूवमेंट जो होता है वो हमें कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेल्स और फीमेल्स दोनों में कॉमन है, तो सिलियरी जो मूवमेंट होगा वो दोनों के अंदर ऑब्जर्व होगा।
और फीमेल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा जगह यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी हम लोग को सिलियरी मूवमेंट ऑब्जर्व होगा। अमीबॉइड मूवमेंट कौन कौन शो करते हैं? मैक्रोफेजेस और एंड ल्यूकोसाइट्स। तो मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट जो होता है वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। तो दोनों के अंदर, और वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड एक कॉमन फीचर है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, तो इसलिए अमीबॉइड मूवमेंट भी फीमेल्स में भी शो होता है और मेल्स में भी शो होता है। मस्कुलर मूवमेंट बेसिकली मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, जो मूवमेंट मसल्स के थ्रू होता है, और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में कॉमन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या हमारे पास? फ्लैजिलर मूवमेंट। और कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लैजिलर मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ मेल स्पर्म्स ही शो करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते। फीमेल्स के अंदर जो उनकी गैमीट होती है, दैट इज एग, वो नॉन मोटाइल होती है, ठीक है, उसके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसलिए जो हमारा फोर्थ ऑप्शन फ्लैजिलर मूवमेंट है वो फीमेल्स में हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। बाकी ये तीनों जो मूवमेंट्स है, सिलियरी, अमीबॉइड और मस्कुलर, ये हमें मेल्स और फीमेल्स दोनों में मिलेंगे, लेकिन फ्लैजिलर मूवमेंट सिर्फ हम लोग को मेल्स के अंदर मिलेगा, फीमेल्स के अंदर हमें वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The action of which of the following muscles are under voluntary control of nervous system? वही एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी, इसमें भी दो ऑप्शन में कंफ्यूज किया हुआ है। पहली बात, जितने भी हमारे पास स्ट्राइडेड टाइप की, दो तरह की स्ट्राइडेड मसल्स हो सकती है हमारे पास। स्ट्राइएशंस हमारे पास दो तरह की मसल्स में ऑब्जर्व होती है, एक तो स्केलेटल मसल्स के अंदर और एक होती है हमारे पास कार्डियक मसल्स के अंदर। स्ट्राइएशन जो होती है हम लोग को दो टाइप की मसल्स में ऑब्जर्व होती है, स्केलेटल और कार्डियक के अंदर। स्केलेटल जो होती है वो वॉलंटरी नेचर के अंदर होती है, और जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो होती है इनवॉलंटरी इन नेचर, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है द एक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अंडर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्केलेटल मसल्स है, तो स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी कंट्रोल करती हैं। ऑल स्ट्राइडेड मसल्स हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम स्ट्राइडेड मसल्स बोल रहे हैं तो उसमें कार्डियक भी इंक्लूड हो जाएगा, जो कि इनवॉलंटरी नेचर का होता है। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो बेटर होगा एज कंपेयर टू सेकंड। स्मूथ मसल्स सारी की सारी क्या होती है? इनवॉलंटरी नेचर में, और कार्डियक मसल्स भी जो होती हैं वो इनवॉलंटरी नेचर की होती हैं। तो इसलिए हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following are phagocytic cells in blood? बेसिकली देखो, जो मैक्रोफेजेस जो होते हैं और न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों जो होते हैं फैगोसिटिक नेचर के अंदर मिलते हैं, मतलब ये फैगोसिटिक नेचर शो करते हैं। लेकिन जो मैक्रोफेजेस होता है ये होता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें मिलता है, जबकि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो हमारे पास ब्लड में मिलते हैं हम लोग को, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फैगोसाइटिक सेल्स इन द ब्लड। तो पहला ऑप्शन मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, लेकिन वो ब्लड के अंदर नहीं होते, वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं, तो इसलिए मैक्रोफेजेस हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। न्यूट्रोफिल्स, हाँ, न्यूट्रोफिल्स फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, लेकिन वो हमारे पास ब्लड में ऑब्जर्व नहीं होते। नेचुरल किलर सेल्स फैगोसिटिक होते हैं, लेकिन वो भी ब्लड के अंदर हम लोग को नहीं मिलते। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स ब्लड के अंदर होते हैं। इन्होंने हमसे क्या पूछा है? फैगोसिटिक सेल्स इन ब्लड, तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा न्यूट्रोफिल्स, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? In adult human, number of false ribs is equal to। तो नंबर ऑफ फॉल्स रिब्स हम पहले देख लेते हैं कि हमारे फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं। तो जो हमारी फर्स्ट टू द सेवेंथ रिब जो होती है, फर्स्ट टू सेवेंथ रिब, ये जो होती है हमारी होती है ट्रू रिब्स। जो हमारे पास एट्थ रिब, नाइन्थ रिब और जो 10th रिब होती है, ये होती है हमारे पास फॉल्स रिब्स के अंदर। और जो हमारे पास लास्ट की दो होती है 11th रिब और 12th रिब, ये दोनों जो होती है ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। तो हमारे पास एक
स्टर्नम के एक साइड की तरफ तो स्टर्नम के एक तरफ हमारे पास 3 फॉल्स रिब्स होंगी, तो दूसरी तरफ भी हमारे पास 3 फॉल्स रिब होंगी, तो हमारे पास टोटल फॉल्स रिब्स हो जाएंगी 6। तो टोटल नंबर ऑफ फॉल्स रिब्स हो जाएंगे हमारे पास 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फॉल्स रिब्स हो जाएंगे हमारे पास 6। तो हमें ऑप्शन से मैच करना है कि कौन सा हमारा आंसर सही है। तो पहला हमें दिया हुआ है क्रेनियल बोन्स। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स जो एक होती हैं वो होती है 14, जबकि हमें उसको नंबर ऑफ फॉल्स रिब्स के इक्वल करना है। तो नंबर ऑफ फॉल्स रिब्स कितने थे हमारे पास 6, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड, ईयर ऑसिकल्स, 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं एक ईयर के अंदर, तो 2 ईयर के अंदर हो जाएंगे 6 ईयर ऑसिकल्स, तो ये हमारे पास 6 फॉल्स रिब्स के साथ मैच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन, बोन्स इन पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, और जो शोल्डर होता है बेसिकली ये, और ये 4 बोन्स के मिलकर बनता है, 2 इस साइड और 2 इस साइड। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन पेक्टोरल गर्डल हमारे पास 4 हो जाएंगी। और फिर बोन्स इन पेल्विक गर्डल, तो बोन्स इन पेल्विक गर्डल 2 होती हैं, 2 कॉक्सल बोन्स होती हैं विच आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, तो इसलिए हम 2 कॉक्सा बोलते हैं। 2 कॉक्सल बोन्स होती हैं जो मिल करके बनाती हैं पेल्विक गर्डल। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन 3 एंड 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ फॉल्स रिब्स हमारे पास 6 है नंबर के अंदर। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल्स, वो हमारे पास सही ऑप्शन है, जो कि मैच कर रहा है टू द नंबर ऑफ फॉल्स रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया हुआ है? डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, decrease in the level of estrogen in females after menopause leads to। जैसे ही लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने वाली होती है, तो उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। उसका रिजल्ट क्या होता है? सिंस एस्ट्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन होता है, ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। तो जब ये इसका अमाउंट लेवल, जब इसका लेवल कम हो जाएगा, तो फीमेल्स के अंदर एक अक्सर एक बहुत कॉमन डिजीज, एक कॉमन डिसऑर्डर होता है स्केलेटल सिस्टम का, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अंदर बेसिकली क्या होने शुरू हो जाते हैं, जो हमारा बोन्स होती हैं उनका मास डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। तो इसको और ये इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो इसलिए इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस आएगा, यहाँ पे एस्ट्रोजन लिखा हुआ है, तो इसको सही कर लेना, यहाँ पर ये ऑस्टियोपोरोसिस आएगा। ठीक है, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हम लोग को कुछ स्टेटमेंट में से, इन स्टेटमेंट में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला क्या दिया हुआ है? मेथड ऑफ लोकोमोशन इज परफॉर्म बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ फूड। ये सही बात है, जो हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं उनका जो मोड ऑफ लोकोमोशन होता है वो डिपेंड करता है उनके हैबिटेट के ऊपर, उनका हैबिटेट किस टाइप का है, फास्ट रनर्स हैं या स्लो रनर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं या फिर फ्लाई करते हैं वो लोग, और डिमांड ऑफ फूड, उनको कितना फूड चाहिए, तो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है उनका मोड ऑफ लोकोमोशन। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, वी कांट चेंज बॉडी पोस्चर बट परफॉर्म लोकोमोशन बाय लिम्स, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि जब आप लोकोमोशन कर रहे हो तब आप लिम्स का यूज जरूर करोगे। ठीक है, बिना हाथ पैर चलाए आप किसी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हो, तो इसलिए वी कैन नॉट चेंज अवर बॉडी पोस्चर बट परफॉर्म लोकोमोशन बाय लिम्स, ये गलत है। हम बॉडी पोस्चर विदाउट लिम्स के हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद इन पैरामीशियम सीलिया helps in movement of food through cytopharynx and in locomotion as well। तो ये सही बात है। साइटोफेरिंक्स बेसिकली होता क्या है, जो पैरामीशियम का वो ऐसा जो पार्ट, एक फनल सी होती है जिसके थ्रू फूड उसके अंदर एंटर करता है, इसी को हम लोग साइटोफेरिंक्स बोलते हैं। उस पार्ट से जहां से फूड एंटर करता है इसको साइटोफेरिंक्स बोलते हैं। और जो यहाँ पर भी सीलिया होता है, जो कि क्या करता है, उसके मूवमेंट को डायरेक्ट करता है ताकि जो फूड है वो इनसाइड द पैरामीशियम सेल वो एंटर करे। उसके बाद स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज
सिंपल मोड ऑफ मूवमेंट, सही बात है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी एक मूवमेंट का या लोकोमोशन का एक तरीका बन सकता है। एग्जांपल उसका अमीबा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो सूडोपोडिया फॉर्मेशन होती है वो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स की वजह से सूडोपोडिया बनते हैं, और कुछ टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, और फिर कुछ टूटते रहते हैं, तो इसकी वजह से उसकी मूवमेंट होती है। तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा डी है वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, डिस्पाइट इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को, which of the following features are shared by both muscle fiber and some connective tissue fibers। ठीक है, पहली चीज है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर जो कंडक्टिविटी हमें ऑब्जर्व होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 टिश्यूज के अंदर ऑब्जर्व होती है। एक तो हमारे मस्कुलर टिश्यू होता है और दूसरा होता है नर्वस टिश्यू। तो यानी मस्कुलर टिश्यू एम और नर्व मस्कुलर टिश्यू एम या फिर नर्वस टिश्यू एल। ठीक है, दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मसल्स के अंदर हमें ऑब्जर्व होती है। थर्ड एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट करने की पावर भी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ 2 टिश्यूज के अंदर होती है, नर्वस टिश्यू और दूसरा होता है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, तो एम एन। ठीक है, और जो हमारे पास फोर्थ है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, बेसिकली खींचने की जो पावर होती है वो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और इलास्टिसिटी जो होती है वो हमारे पास कुछ कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर होती है, सबके पास नहीं होती। जैसे बोन के पास इलास्टिसिटी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास इलास्टिन फाइबर्स होते हैं उनके पास इलास्टिसिटी होती है, यानी हमारे कार्टिलेज वगैरह जो होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, इनके पास इलास्टिसिटी होती है। तो ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हमें ऑब्जर्व होती है, और मसल्स की तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही होती है। तो इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है कि कुछ कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे होते हैं जो इलास्टिसिटी शो करते हैं, और मस्कुलर टिश्यू की तो ये चारों जो प्रॉपर्टी है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं। लेकिन इलास्टिसिटी जो है वो एक ऐसा फीचर है जो हमें कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर भी ऑब्जर्व होता है, बाकी के ऊपर के 3 ऑप्शंस हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ऑब्जर्व नहीं होते। तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर ऑफ टार्सल्स in both lower limbs are equal to। तो नंबर ऑफ टार्सल्स हमारे पास होते हैं इन वन लिम्ब, हमारे पास होते हैं 7। ठीक है, 7 हमारे पास होते हैं टार्सल्स एक लिम्ब के अंदर, और हमारे पास 2 लिम्ब्स होती हैं, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। इन 2 लिम्ब्स के अंदर इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 14 टार्सल्स हैं जो कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। उनसे हमें बस नंबर मैच करना है। तो पहला ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस इन बोथ द अपर लिम्ब्स। ठीक है, फैलेंजेस हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारी ये उंगलियों के ये जो होते हैं डिजिट्स, इनको हम लोग फैलेंजेस बोलते हैं, और एक हाथ में 14 फैलेंजेस होते हैं। तो इन्होंने बोथ अपर लिम्स बोल रखा है, तो हमारे पास 14 इंटू 2 यानी 28 हो जाएगा। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है 28। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस इन राइट हैंड के अंदर फैलेंजेस कितने होंगे 14, तो ये हमारे पास 14 हो गया। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द लेफ्ट अपर लिम्ब। तो लेफ्ट अपर लिम्ब, हर एक लिम्ब के अंदर 30 बोन्स होती हैं, तो जो हमारे 30 बोन्स होती है चाहे वो लोअर लिम्ब की हो चाहे वो अपर लिम्ब की हो, तो इसलिए जो हमारा टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द लेफ्ट अपर लिम्ब वो कितना हो जाएगा 30। उसके बाद फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं हमारे पास 26। तो 26 वर्टिब्री होते हैं हमारे पास इन वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हमारे पास डाटा आ गया, हमें इक्वल करना था टू द नंबर ऑफ टार्सल्स, और बेसिकली हमारे पास टार्सल्स कितने आए थे 14। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड वाला, जो कि हमारा करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, thoracic vertebrae, ribs and sternum form together। तो बेसिकली thoracic vertebrae हमारे पास कौन से होते हैं, जो हमारे पास 8 वर्टिब्री से लेकर के जो हमारे पास नीचे जाएगा 12 तक, मतलब 8 9 10 11 12, मतलब 8 से लेकर यहाँ तक गिनती होती है 12 तक। तो मतलब 8 वर्टिब्री से लेकर के T12 तक, यानी T1 से स्टार्ट होता है, मतलब ये फर्स्ट रिब से पोजीशन से स्टार्ट होता है ये।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 12 रिब्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं थोरैक्स। 12 वर्टिब्री होते हैं, ठीक है, 12 वर्टिब्री होते हैं, इनको हम लोग थोरैसिक वर्टिब्री बोलते हैं। और आगे जो रिब्स होते हैं और आगे जो एक स्टर्नम होता है, जिससे जो रिब्स होते हैं वो पीछे थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच होते हैं और आगे स्टर्नम से अटैच होते हैं। तो ये जो तीनों सिस्टम है ये मिलके केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिब केज, ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम सराउंडेड होता है विद द हेल्प ऑफ रिब्स, तो इसलिए इसको हम रिब केज बोलते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम हमारे अपेंडेजेस होते हैं यानी लिम्स, और जो ऐसे और गर्डल्स, लिम्स और गर्डल्स होते हैं वो हमारे पास बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। और थोरैक्स, थोरैक्स हमारे पास जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर वाला जो एरिया होता है जिसमें लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, उन सब एरिया को हम थोरैक्स बोलते हैं। रिब केज हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा केज लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिब्स, साइड से रिब्स में और आगे से स्टर्नम और पीछे से थोरैसिक वर्टिब्री से, तो उसको हम रिब केज बोलते हैं। और मीडिया कुछ नहीं होता। अच्छा, मीडियासिनम है, सॉरी, मीडियासिनम क्या होता है? मीडियासिनम वो लोकेशन होती है दो लंग्स के बीच का जो एरिया होता है उसको मीडियासिनम बोलते हैं। अगर हमारी लंग्स कुछ इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करें, तो जो ये मीडियासिनम, ये वाला बीच की जो कैविटी होती है इसको हम लोग बोलते हैं मीडियासिनम। इसके अंदर हमारे पास कौन सा ऑर्गन होता है? हार्ट और थाइमस, मेन यही होते हैं। उसके बाद कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पर मेन जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास हार्ट और थाइमस होते हैं मीडियासिनम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट वीक, फोर्थ वीक का लास्ट क्वेश्चन फॉर जूलॉजी। उसके बाद हम फिफ्थ वीक का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? फिफ्थ वीक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो दिया हुआ है न्यूरॉन विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट इज कॉल्ड। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इसमें एक एक्सॉन होता है, मल्टीपल डेंड्राइट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। ये हमारा टाइप होता है मल्टीपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन, मल्टीपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन। सेकंड ये बाइपोलर टाइप। बाइपोलर टाइप जो होता है उसमें होता है हमारे पास, ये हमारे पास सेल बॉडी होती है, यहाँ की तरफ हमारे पास डेंड्राइट होते हैं, यहाँ पे तरफ हमारे पास एक्सॉन होते हैं और ये एक्सॉन टर्मिनल्स। तो ये हमारा डेंड्राइट हो गया जो कि 1 इन नंबर होता है, और हमारे पास ये हो गया एक्सॉन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ यूनिपोलर, अगर वो ट्रू यूनिपोलर न्यूरॉन है तो उस केस में क्या होता है? उसके पास कोई डेंड्राइट नहीं होता है, एक एक्सॉन होता है बस। ये हमारे पास ट्रू यूनिपोलर है। अगर वो सूडो यूनिपोलर होता है उस केस में यहाँ पे एक्सॉन जो होता है बाइफरकेट कर जाता है और यहाँ पे हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल्स बनते हैं, ये हमारे पास होता है सूडो यूनिपोलर, ठीक है। ये दोनों जो है ये हमारे यूनिपोलर टाइप के होते हैं। और जो हमारे पास फोर्थ टाइप का दिया हुआ है ए पोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन, ए पोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन के पास ना ही ये होते हैं एक्सॉन, ना ही डेंड्राइट होते हैं, सिंगल एक नॉर्मल सेल जैसा हम लोग को दिखता है, ठीक है। हमने पूछा क्या गया था? वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, तो वन एक्सॉन वन डेंड्राइट हम लोग किसमें ऑब्जर्व होते हैं? बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन के अंदर हमें ये ऑब्जर्व होते हैं। तो बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें एक सेल बॉडी होती है, उस एक डेंड्राइट इधर की तरफ होता है और यहाँ पे एक एक्सॉन होता है, सिर्फ यहाँ पे सिंगल एक्सॉन, और सिंगल एक्सॉन के बाद यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास सेंस ऑर्गन्स लाइक ईयर और आई में हमें ये मिलता है बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बाइपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर क्या होता है? बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं और एक एक्सॉन होता है। यूनिपोलर के अंदर कोई डेंड्राइट नहीं होता, सिर्फ एक एक्सॉन होता है। ए पोलर के अंदर कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट, बाइपोलर न्यूरॉन। नेक्स्ट क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटरन्यूरॉन, जो यहाँ पे न्यूरॉन लिखा हुआ है इसको इंटरन्यूरॉन कर लेना, ठीक है। इंटरन्यूरॉन इनिशिएट इंपल्स इन वन और मोर मोटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जो एक, अगर यहाँ से हमारे पास सेंसरी आया है, सेंसरी, सेंसरी यहाँ पे हमारे पास ये हो गया इंटरन्यूरॉन और ये हमारे पास हो गया मोटर न्यूरॉन,
तो हमारे पास एक सेंसरी और एक मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन के लिए इंटरन्यूरॉन होता है, वो एक से ज्यादा को कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करता। एक टाइम पर वो एक इंपल्स लेता है फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन और दूसरे टाइम पर वो एक मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है। एक से ज्यादा मोटर न्यूरॉन के साथ उसका अटैचमेंट नहीं होता, तो इसलिए हमारा जो ए स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद बी स्टेटमेंट, रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेस ऑफ एटलीस्ट वन एफरेंट एंड वन इफरेंट न्यूरॉन, ये भी बात सही है। इंटर न्यूरॉन एक कंपलसरी ऑर्गन नहीं होता एक रिफ्लेक्स आर्क बनाने के लिए। रिफ्लेक्स आर्क जो होती है विदाउट इंटर न्यूरॉन भी एग्जिस्ट करती है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक एफरेंट न्यूरॉन एक इफरेंट न्यूरॉन, ये मस्ट है, तभी आपकी रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट होती है। अदरवाइज रिफ्लेक्स पाथवे में इंटर न्यूरॉन हो या ना हो, हमारा रिफ्लेक्स पाथवे तभी भी चलता है। तो हमारा बी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नहीं ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, नहीं बी करेक्ट है। ओनली ए इज करेक्ट, नहीं क्योंकि ए हमारा रॉन्ग था। ओनली बी इज करेक्ट, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओनली बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये वाला क्लियर होगा, इसका आंसर फोर्थ आएगा, ओनली बी इज करेक्ट। बस इसमें यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, like the incorrect statement with respect to the human neural system, it is completely enclosed in the skull। क्या ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कंप्लीटली इनक्लोज होता है स्कल के अंदर? नहीं, उसका कुछ पार्ट जो होता है स्कल से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स। उसका कुछ पार्ट जो कि बहुत मेन पार्ट होता है उसका स्पाइनल कॉर्ड, वो स्कल से बाहर होता है इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज कंप्लीटली इनक्लोज इन द स्कल, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, एसएनएस रिलेट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, सही बात है। जो एसएनएस होता है वो होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम वो न्यूरल सिस्टम होता है जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, यानी कि वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया, एसएनएस रिलेट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, ये हमारे पास सही है, तो सेकंड हमारा सही होगा। फिर क्या दिया हुआ है थर्ड, visceral neural system comprised of whole complex of nerves, fibers, ganglia and plexuses। visceral neural system वो पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का जो कि visceral organs को कंट्रोल करता है। उसके अंदर हमारे पास नर्व्स के फाइबर्स होते हैं, गैंग्लिया होता है और प्लेक्सस होते हैं, और ये बेसिकली एनसीईआरटी की लाइन है आपकी। तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है ये भी हमारा करेक्ट है। फोर्थ क्या दिया हुआ है, द पीएनएस कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस के अंदर मेन जो पार्ट होता है वो हमारे पास जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का इसके अंदर होता है, वो यही सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का जो पीएनएस के अंदर पार्ट होता है वो बेसिकली होता है ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स, मतलब क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, जो कि ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमें मालूम है जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है वो कंप्लीटली स्कल के अंदर इनक्लोज नहीं है, उसकी नर्व्स निकली हुई हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया की दो चेन्स होती हैं वो भी स्कल से बाहर होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी स्कल से बाहर होता है, प्लेक्सस नर्व्स जो भी चीजें होती हैं बहुत ज्यादातर चीजें ये आउटसाइड द स्केलेटल सिस्टम लाई करती हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, a tract of nerve fibers which connect cerebral hemisphere is present in। बेसिकली हमसे इन्होंने पूछा हुआ है कॉर्पस कैलोसम के बारे में। कॉर्पस कैलोसम होता क्या है, ये हमारा अगर राइट हेमिस्फीयर है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, ये हमारा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। मीन नर्व फाइबर्स यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती है और इन दोनों को ज्वाइन करती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम हमारे पास ऐसी ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स होती हैं जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करती हैं, और बेसिकली किस पार्ट का हो सकता है, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है, क्योंकि हमारा जो सेरेब्रम होता है वो फोर ब्रेन का मेन पार्ट जो होता है फोर ब्रेन का, वो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर से होते हैं। तो जो कॉर्पस कैलोसम होगा वो भी हमारा फोर ब्रेन का ही पार्ट होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फोर ब्रेन, और बाकी सब हो ही नहीं सकते। मिड ब्रेन के अंदर होता ही नहीं है कॉर्पस कैलोसम, हाइंड ब्रेन के अंदर भी नहीं होता और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी नहीं होता, सेरेब्रल हेमिस्फीयर ही होते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है फोर ब्रेन वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आउटर कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द सेरिबेलम इज फॉर्म्ड बाय। तो जो सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम का जो आउटर पार्ट होता है, सेरिबेलम का देखो, एक सेरेब्रम के अंदर अलग ओरिएंटेशन होती है और एक होती है सेरिबेलम, सेरेब्रम सेरिबेलम के अंदर, दूसरा मेड्यूला के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ओरिएंटेशन ऑफ व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। सेरेब्रम के अंदर जो आउटर जो लेयर होती है वो बनाता है हमारे पास ग्रे मैटर, ये वाला जो हिस्सा है। उसके बाद जो हमारा अंदर वाला हिस्सा होता है ये बनाता है व्हाइट मैटर, और जो कि मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिवर्स हो जाता है। मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, जो बाहर वाला होता है वो होता है हमारे पास व्हाइट मैटर, और जो अंदर वाला होता है वो होता है हमारे पास ग्रे मैटर। ठीक है, तो हमसे इन्होंने सेरिबेलम का पूछा हुआ है, तो सेरिब्रम सेरिबेलम के केस में दोनों चीज एक है। तो आउटर एरिया कौन बना रहा है हमारे पास, ग्रे मैटर, और अंदर वाला व्हाइट मैटर बना रहा है। लेकिन अगर यही हमसे मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड के लिए पूछा जाता तो आंसर हमारा रिवर्स हो जाता। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रे मैटर वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। व्हाइट मैटर होगा इन केस ऑफ मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोथ बोथ तो कभी भी नहीं होते एक साथ, ठीक है, इनकी लेयर्स ही होती हैं आपस में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट होगा। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है हम लोग को, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। क्या दिया, क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर स्टेटोरिसेप्टर्स। ये सही बात है, क्रिस्टा मैक्यूला जो होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट के अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास ईयर और आई की कॉम्प्लेक्स स्टडी करनी है स्ट्रक्चर की, और हर एक माइन्यूट स्ट्रक्चर्स की हमें बहुत कॉम्प्लेक्स स्टडी करनी होती है। क्रिस्टा और जो मैक्यूला होते हैं ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सैक्यूल और यूट्रिकल के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली जो मैक्यूला होता है वो सैक्यूल और यूट्रिकल के अंदर होता है, और जो क्रिस्टा होता है वो होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर। दोनों का काम होता है स्टेटोरिसेप्टर। स्टेटोरिसेप्टर का मतलब होता है जो आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्टेटोरिसेप्टर्स। तो क्रिस्टा मैक्यूला जो होते हैं वो हमारे पास स्टेटोरिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। सेकेंड, ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई जो होता है ये कॉक्लिया के अंदर एक पार्ट होता है जो कि नर्व इंपल्स जनरेट करता है, जो सुनने में मदद करता है। और इसी टाइप जो रिसेप्टर्स जो हमारे ऑडिटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं उनको हम लोग फोनो रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई हमारा फोनो रिसेप्टर है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्या दिया हुआ है, मीजर कॉर्पसल्स एज थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करें, उनको हम लोग थर्मोरिसेप्टर बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है, थर्मो मींस टेम्परेचर, रिसेप्टर मींस टू रिसीव। तो ऐसे रिसेप्टर जो कि टेम्परेचर को रिसीव करते हैं उनको हम लोग थर्मोरिसेप्टर्स बोलते हैं। लेकिन जो मीजनल कॉर्पसल्स होते हैं ये होते हैं टैक्टो रिसेप्टर्स। टैक्टो रिसेप्टर्स का मतलब होता है टच वाइब्रेशन को सेंस करना। ठीक है, जो आप टच, जो हमें दर्द होता है, कोई भी हमें टच कर रहा है तो उसकी फीलिंग कौन रिसीव करते हैं, वो हमारे पास मीजनल कॉर्पसल्स होते हैं। लेकिन मीजनल कॉर्पसल्स को हम टैक्टो रिसेप्टर से कैटेगरी के अंदर रखते हैं, थर्मो रिसेप्टर की कैटेगरी में ये नहीं आएगा। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एक इनकरेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्या दिया हमारे पास, टेस्ट बड्स गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे टेस्ट को सेंस करते हैं। तो टेस्ट बड्स जो होते हैं वो हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, जी हाँ। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे के सारे हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट मैच होगा और इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, which one is exclusively present in the rods? rods के अंदर जो पिगमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोडोप्सिन। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑप्सिन और एक होता है रेटिनॉल।
ठीक है, ये रॉड्स के अंदर होता है। कोन्स के केस में हमारे पास जो पिगमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटॉप्सिन या आयोडॉप्सिन बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, हाँ मतलब फोटॉप्सिन या आयोडॉप्सिन जो होते हैं उसके अंदर भी यहाँ पे ऑप्शन 1 होता है और यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, एक ऑप्शन 2 और होता है रेटिनाल। ठीक है, रेटिनाल जो होता है ये विटामिन ए का अल्डिहाइड डेरिवेटिव है। विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है ये, विटामिन ए रेटिनॉल होता है, वो अल्कोहल, उसमें अल्कोहल ग्रुप को ऑक्सीडेशन के बाद ये रेटिनॉल बनता है। अल्डिहाइड ग्रुप होता है इसके अंदर, तो अल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए जो कि दोनों में अंदर कॉमन होता है। लेकिन जो ऑप्शन होता है ये बेसिकली हमारे पास प्रोटीन होता है, तो ये दोनों के अंदर अलग अलग होता है। इसमें होता है ऑप्शन 1, इसमें होता है ऑप्शन 2। ठीक है, अब कोन्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ग्रीन कोन्स, रेड कोन्स और ब्लू कोन्स। फ्लोर लेवल जो कि हमारे पास रेड ग्रीन कोन्स होते हैं, एरिथ्रो लेवल जो कि हमारे पास रेड कोन्स होते हैं, और साइनो लेवल जो कि हमारे पास होते हैं ब्लू कोन्स। फ्लोर लेवल यानी ग्रीन कोन्स जो होते हैं वो ग्रीन लाइट को सेंस करते हैं, एरिथ्रो लेवल रेड लाइट को सेंस करते हैं, इसलिए इसको रेड कोन्स बोलते हैं। साइनो लेवल ब्लू लाइट को सेंस करते हैं। ठीक है, फोटॉप्सिन जो फ्लोर लेवल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको लोग बोलते हैं फ्लोरोप्सिन। ठीक है, और जो एरिथ्रो लेवल के अंदर प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं एरिथ्रोप्सिन। और जो हमारे पास साइनो लेवल के अंदर प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं साइनॉप्सिन। ठीक है, तो हमें बताना है कि विच इज प्रेजेंट ओनली इन रॉड्स। पहला ऑप्शन रेटिनाल। रेटिनाल जो है वो फ्लोरोप्सिन जो कि रॉड्स के अंदर होता है, और आयोडॉप्सिन जो कोन्स के अंदर होता है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो रेटिनाल है ये कॉमन है बोथ रॉड्स एंड कोन्स के अंदर, तो ये हमारा एक्सक्लूसिवली इन रॉड्स में नहीं आएगा। सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो होता है वो बेसिकली किसके अंदर होता है, रॉड्स के अंदर होता है। और एरिथ्रोप्सिन जो होता है वो कोन्स के अंदर होता है। कौन से कोन्स के अंदर, एरिथ्रो लेवल। एरिथ्रोप्सिन है क्या, एरिथ्रोप्सिन एक ऐसा टाइप का फोटॉप्सिन है जो कि एरिथ्रो लेवल यानी कि रेड कोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया है क्लोरोप्सिन। क्लोरोप्सिन जो होता है वो क्लोर लेवल यानी कि टाइप ऑफ कोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ रॉड्स के अंदर पाई जाती है वो है हमारा रोडोप्सिन। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा इस केस के अंदर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है चूज द स्ट्रक्चर विच इज एक्सक्लूडेड इन द लिम्बिक सिस्टम। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें बताना है जो कि लिम्बिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट देखो, लिम्बिक सिस्टम डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स यानी कि जो सेरिब्रम होता है उसके डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो ये डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये तो डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे पास लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। और जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं अमिगडाला, माइगडाला, एमिगडाला और हिपोकैम्पस। ये तो होते हैं हमारे पास मेन जो कंपोनेंट जो कि लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। उसके अलावा जो कि लोअर पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस, लोअर पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस भी हमारे पास लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं। इसलिए जो पहला ऑप्शन है अमिगडाला वो एक पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का। ठीक है, हाइपोथैलेमस है ये भी हमारे पास कुछ हद तक लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, और उसका कुछ पार्ट जो होता है वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर ही आता है। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जो होता है वो एक मेजर ऑर्गन है लिम्बिक सिस्टम का। तो जो फर्स्ट 3 ऑर्गन्स हैं ये लिम्बिक सिस्टम के ही होते हैं। और जो हमारे पास ये कॉर्पस कैलोसम, अभी हमने एक और क्वेश्चन किया था प्रीवियस में, कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, ये ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जोड़ सकते हो, वाइस वर्सा जो भी आप बोलना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें हमें एक और चीज देख लो कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है। बेसिकली लिम्बिक सिस्टम इज यूज्ड टू मेंटेन प्लेजर।
सेक्सुअल प्लेजर, रेंज मतलब गुस्सा आना, और जो हंसना, मोटिवेशन, एवरीथिंग जो होती है वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर ही कंट्रोल किया जाता है। तो ये लिम्बिक सिस्टम का काम बेसिकली हमारे प्लेजर्स को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो इसलिए लिम्बिक सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होंगे, अमिगडाला, हिपोकैम्पस, दीज आर द मेन पार्ट्स। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इसको, साथ साथ इससे कुछ पार्ट्स होते हैं वो लिम्बिक सिस्टम के में कंट्रीब्यूट करते हैं, और कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो हमारे फोरब्रेन के अंदर पाया जाता है, which are nerve fibers which connect both the cerebral hemispheres, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है बाउमेंस ग्लैंड आर, ठीक है। अब देखो दो चीजों के रिगार्डिंग क्लियर रखना चाहिए, एक तो बाउमेंस ग्लैंड होते क्या है, और एक होता है हमारे पास बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो बाउमेंस ग्लैंड क्या होता है, ये बेसिकली आपके नोज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके केमिकल यानी कि जो कि सेंस करते हैं, आपकी सेंस ऑफ स्मेल को परसीव करते हैं, वो ये परसीव करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल को ये हमारे परसीव करते हैं। तो जो हमारे पास बाउमेंस ग्लैंड होते हैं ये नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंस ऑफ स्मेल को परसीव करते हैं। लेकिन जो बाउमेंस कैप्सूल होता है ये हमारे पास नेफ्रॉन्स के अंदर पाया जाता है। नेफ्रॉन्स का जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं। तो ये बाउमेंस कैप्सूल हमारे पास ये है, लेकिन बाउमेंस ग्लैंड हमारे पास नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंस ऑफ स्मेल को बेसिकली जो मेन ग्लैंड्स होते हैं जो कि सेंस ऑफ स्मेल को परसीव करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, जो कि सेंस ऑफ स्मेल को हम लोग ऑल्फैक्शन बोलते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स या ऐसे ऑर्गन्स जो कि ऑल्फैक्शन का काम करते हैं उसको ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इसलिए हमारा बाउमेंस ग्लैंड जो है वो एसोसिएटेड विद द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑप्शन वाइज देख लेते हैं, गस्टेटो रिसेप्टर्स। गस्टेटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो टेस्ट को परसीव करते हैं। ऑर्गन ऑफ कोटाई जो कि हियरिंग को परसीव करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि स्मेल को परसीव करते हैं। वेस्टिबुलर एपरेटस जो हमारा बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखता है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर which contain many blood vessels and look bluish in color, ठीक है। तो हमें सब ये हमारे पास आई से क्वेश्चन आया है, आई का वो पार्ट हमें बताना है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत अबंडेंट होते हैं और वो ब्लूइश कलर का हमें ऑब्जर्व होता है। पहला दिया हुआ है प्यूपिल। प्यूपिल बेसिकली हमारे पास एक अपर्चर होता है, जो बीच में जो होल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो होल बनता है इसको प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल एक खाली स्पेस है, तो इसके अंदर तो क्या ब्लड वेसल्स तो नहीं होंगे इसके अंदर कुछ। कॉर्निया, कॉर्निया जो होता है वो हमारे पास आई का सबसे पहला लेयर जो होता है वो हमारे पास कॉर्निया होता है, जहां से लाइट सबसे पहले रिफ्रैक्ट करती है। तो इसको वो पार्ट हमारा कॉर्निया होता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है नेचर के अंदर, और जो कॉर्निया होता है वो होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट। और दूसरा जो होता है ये होता है ए वैस्कुलर नेचर की ही वजह से जो कॉर्निया की ट्रांसप्लांटेशन होती है वो सबसे इजी ट्रांसप्लांटेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो इसकी वजह से इसका ग्राफ्ट रिजेक्शन का जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसलिए जो कॉर्निया होता है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। उसके बाद लेंस हमारे पास ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपेरेंट, और ए वैस्कुलर नेचर के अंदर होता है, मींस बहुत माइन्यूट वैस्कुलेशंस होती है। इतना ज्यादा वैस्कुलर स्ट्रक्चर का वैस्कुलेशन इतना ज्यादा वैस्कुलर ही नहीं होता, और ट्रांसपेरेंट होता है। इसका काम बेसिकली क्या होता है, रिफ्रैक्ट करना, ठीक है। जब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कोरोइड। कोरोइड जो होती है हमारे पास सेकंड लेयर होती है आफ्टर स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाद जो इनसाइड, जो बाहर से जब इनसाइड की तरफ हम जाते हैं तो सबसे पहले लेयर जो आती है हमारे पास स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाद हमारे पास आता है कोरोइड। कोरोइड जो होता है ये बहुत वैस्कुलर होता है, मींस वैस्कुलर नेचर का होता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैस्कुलेशन जो होती है आई के अंदर वो इसके अंदर पाई जाती है कोरोइड के अंदर। और सिंस यहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग को ये प्रिवेंट करता है, इसका जो कलर हमें ऑब्जर्व होता है वो हमें ब्लूइश कलर का ऑब्जर्व होता है। तो जो कोरोइड होता है वो हमारे पास ब्लूइश कलर का हमें ऑब्जर्व होता है। तो इसलिए ये ब्लू कलर का वैस्कुलर है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक ब्लू इन कलर।
तो जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लू कलर का दिखता है वो हमारे पास क्या होगा, कोरॉइड होगा। और मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही किया होगा, ये कोरॉइड। ठीक है, बाकी मैंने बता दिए हैं कि बाकी ये तो ए वैस्कुलर है, इसमें ये भी ए वैस्कुलर है। ठीक है, और लेंस जो होता है उसमें बहुत माइन्यूट वैस्कुलेशंस होती हैं और वो ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। मैक्सिमम वैस्कुलैरिटी जो होती है वो कोरॉइड के अंदर ऑब्जर्व होती है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये जो होता है ब्लू कलर की हमें ऑब्जर्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉर्निया एक्सेप्ट। हमें मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सारे स्टेटमेंट हम लोग को करेक्ट दिए हुए हैं, एक को छोड़ करके, वही हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। पहले क्या पूछा हुआ है, इट कॉजेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मेजरली, ये सही बात है। जो कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टरी जो होता है आई के अंदर, ह्यूमन आई के अंदर, उसका कॉर्निया ही होता है। लेंस से भी ज्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया करता है। तो पहला स्टेटमेंट, इट कॉजेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मेजरली, यानी इट इज अ मेजर ऑर्गन जो कि आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मदद करता है। तो कॉर्निया ये करता है, तो ये वाला फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, इट इज हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने डील किया था कि कॉर्निया इकलौता ऐसा पार्ट होता है ह्यूमन आई का जिसमें कोई वैस्कुलेचर हमें ऑब्जर्व नहीं होता, यानी कोई भी आर्टरी, वेन, कैपिलरी हमें कोई भी ऑब्जर्व नहीं होती। और इसी नेचर की वजह से जो हमारे पास कॉर्निया का ट्रांसप्लांट जो होता है वो सबसे इजी होता है, क्योंकि इसमें कोई ग्राफ्ट रिजेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते। तो इट इज हाईली वैस्कुलर, ये गलत है, क्योंकि कॉर्निया इज ए वैस्कुलर इन नेचर और ट्रांसपेरेंट कलर का होता है ये। उसके बाद इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, सही बात है, ये ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है। क्यों करेगा ये एब्जॉर्ब, क्योंकि इसके पास कोई ब्लड वेसल्स तो है नहीं। तो जब कोई ब्लड वेसल्स है ही नहीं, तो जो सेल्स कॉर्निया को बना रहे हैं, यानी जो सेल्स कॉर्निया कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, उन सेल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो वो ऑक्सीजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। और कुछ जो होती है ऑक्सीजन वो एक्वस ह्यूमर से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इसलिए इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इट कैन इजीली ट्रांसप्लांटेड, सही बात है। इजीली ट्रांसप्लांटेशन इससे क्यों होती है, क्योंकि ए वैस्कुलर नेचर की वजह से इसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन होता ही नहीं है, तो इसलिए इसको इजीली ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास इनकरेक्ट है, दैट इज इट इज हाईली वैस्कुलर इन नेचर। ठीक है, जबकि ये ए वैस्कुलर नेचर का होता है। नेक्स्ट, which of the following ear ossicles is directly attached to the oval window। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम के बाद जो पहला ईयर ऑसिकल आता है वो होता है मैलियस। उसके बाद आता है हमारे पास इंकस। उसके बाद आता है हमारे पास स्टेप्स। ठीक है, तो मैलियस, इंकस, स्टेप्स, और जो ये स्टेप्स होता है ये ओपन होता है इन दी ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया। इसके बाद आपका कॉक्लिया यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया, तो स्टेप्स जो है होता है वही सिर्फ अपना हेड इंसर्ट करता है ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया के अंदर, जबकि मैलियस और इंकस जो होता है वो इससे काफी दूर होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑसिकल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओवल विंडो। मैलियस तो ईयर ड्रम से अटैच होता है, इंकस मैलियस और स्टेप्स के बीच में अटैच, मतलब बीच में अटैचमेंट होता है। ओनली स्टेप्स, सिर्फ स्टेप्स ही है जो कि ओवल विंडो से अटैच होती है, और बोथ मैलियस एंड इंकस ओवल विंडो से बहुत दूर है। तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, ओनली स्टेप्स। तो ओनली स्टेप्स जो होगा वो हमारा एकलौता ऐसा ईयर ऑसिकल है जो कि ओवल विंडो से डायरेक्टली अटैच होता है। Which of the following neurons which contain single axon are present in dorsal root ganglia। चलो देखते हैं। न्यूरॉन्स विच कंटेन सिंगल एक्सॉन इज प्रेजेंट इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। जो हमारे पास जो एक्सॉन होते हैं, मतलब जो इसका ए पार्ट है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर टाइप के एक्सॉन्स होते हैं, और मल्टीपोलर टाइप के एक्सॉन्स के पास सिंगल एक्सॉन ही होता है। तो ए जो कि हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उनके पास भी एक ही एक्सॉन होता है। बी पार्ट हमें दिया है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स के पास भी एक एक्सॉन होता ही है। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है इसके पास होता है यूनिपोलर न्यूरॉन,
और इसके अंदर भी एक एक्सॉन तो होता ही है। उसके बाद सी पार्ट दिया रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई के पास होता है बाइपोलर न्यूरॉन, तो बाइपोलर न्यूरॉन होता है रेटिना के पास, ठीक है। तो इसमें भी एक एक्सॉन एक डेंड्राइट होता ही है, तो एक एक्सॉन तो है इसमें। डी डॉर्सल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो होती है डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो होती है उसमें वो होती है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल उसके अंदर होते हैं सूडो यूनिपोलर टाइप, सूडो यूनिपोलर टाइप, सूडो यूनिपोलर टाइप होते हैं। ये होते किस तरीके से होता है, एक सेल होता है इनका, उसके बाद यहाँ से इनका एक एक्सॉन निकलता है। एक्सॉन बाइफरकेट कर जाता है, लेकिन रहता तो सिंगल ही एक्सॉन है, मींस इसकी दो डायरेक्शंस हो जाती हैं, लेकिन एक ही एक्सॉन बाइफरकेट करता है। इसलिए इसमें भी हम ये बोलते हैं कि इसके पास सिर्फ एक ही एक्सॉन है। तो सूडो यूनिपोलर टाइप के अंदर भी एक ही एक्सॉन है। तो ए बी सी डी यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एम्ब्रियोनिक स्टेज, रेटिना ऑफ आई, डॉर्सल रूट गैंग्लिया सबके पास एक एक एक्सॉन है, क्योंकि जितने भी हमारे पास टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं उनके पास एक ही एक्सॉन होता है। वो नंबर ऑफ डेंड्राइट्स के ऊपर डिवाइडेड है कि वो यूनिपोलर है, बाइपोलर है, मल्टीपोलर है, एपोलर है, वो नंबर ऑफ डेंड्राइट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे पास ये जो होते हैं कोई भी न्यूरॉन हो उसके पास एटलीस्ट वन एक्सॉन तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद which of the following is incorrect for nodes of Ranvier। तो nodes of Ranvier होता क्या है, जो हमारे पास एक्सॉन होता है उसमें माइलिन शीट की कवर होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सॉन है, इसके पास ये माइलिन शीट की कवर है, ये हमारे पास है माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन शीट की ये माइलिन शीट ही है। इन दोनों के अंदर जो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। तो नोड ऑफ रैनवियर होता क्या है, एक माइलिन शीट और दूसरी माइलिन शीट के बीच का जो खाली स्पेस होता है इसका बोलते हैं हम नोड्स ऑफ रैनवियर। अब माइलिन शीट का काम क्या होता है, माइलिन शीट जो होती है वो एक इंसुलेटर नेचर की होती है, इंसुलेटर होती है नेचर के अंदर, और ये नॉन कंडक्टिंग होती है। तो इसका होता क्या है, पहले एक बार देख लो। अगर एक्सॉन है ये एक, और ये वाले जो हैं ये है हमारे पास माइलिन शीट है, तो ये वाला जो स्पेस है ये है हमारे पास नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। तो ये वाला जो स्पेस है ये हमारे पास है नोड ऑफ रैनवियर। तो अब हमें दिया क्या हुआ है, नोड ऑफ रैनवियर, हमारा ये वाला स्पेस को नोड ऑफ रैनवियर बोला। तो जब इंपल्स हमारा आता है तो इंपल्स जो होता है वो माइलिन शीट से ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि माइलिन शीट एक नॉन कंडक्टिंग यानी कि इंसुलेटेड नेचर की होती है, तो इससे इंपल्स हमारा ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इंपल्स जो होता है वो एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर में जंप करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे वो करके फाइनल जंप करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब क्या होता है, साल्टेटरी साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन होता क्या है, जंपिंग ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर, उसी को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप की कंडक्शन को हम लोग बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। और नोड्स ऑफ रैनवियर का यही फायदा होता है, नोड्स ऑफ रैनवियर की वजह से साल्टेटरी कंडक्शन होती है, और जब साल्टेटरी कंडक्शन हो रही है न्यूरॉन के अंदर तो उसके अंदर जो ट्रैवल होगा इंपल्स वो बहुत फास्ट ट्रैवल करेगा, क्योंकि उसको अब जंप करना है, जो पूरा ये वाला डिस्टेंस वो ट्रैवल नहीं करना, एक जगह से दूसरी जगह वो कूद जाएगा यहाँ से। तो इसलिए इनकरेक्ट हमें बताना है which of the following is incorrect with respect to nodes of Ranvier। तो पहला क्या दिया है, known for saltatory conduction। जी हाँ, saltatory conduction होती है अगर nodes of Ranvier प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए nodes of Ranvier बहुत फायदे के होते हैं इन केस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। उसकी वजह से जो हमारे पास कंडक्शन होती है बहुत फास्ट होती है। उसके बाद एब्सेंट इन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन एक्सॉन या अनमाइलिनेटेड एक्सॉन कौन होता है, कौन सा होता है, ऐसा एक्सॉन जिसके पास माइलिन शीट नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। तो अगर अनमाइलिनेटेड एक्सॉन है तो कोई माइलिन शीट है ही नहीं, तो अगर माइलिन शीट नहीं है तो उसके अंदर नोड्स ऑफ रैनवियर बन ही नहीं सकते। तो एब्सेंट इन अनमाइलिनेटेड एक्सॉन ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अनमाइलिन न्यूरॉन के अंदर कुछ नहीं होगा, स्ट्रेट एक्सॉन होगी हमारे पास, और कोई माइलिन शीट है नहीं, तो फिर हमारे पास नोड ऑफ रैनवियर भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, these are gaps between adjacent myelin sheath। अभी बताया था दो adjacent myelin sheath के बीच के गैप को ही हम लोग नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन ओनली क्रेनियल नर्व्स, ये गलत ऑप्शन है,
ठीक है, क्योंकि ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों के अंदर होते हैं, तो इट इज प्रेजेंट इन बोथ क्रेनियल नर्व्स एज वेल एज स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन क्रेनियल नर्व्स, ये हमारा ऑप्शन गलत है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ क्रेनियल नर्व्स एज वेल एज स्पाइनल नर्व्स, तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही चूज करना था, तो हमारा फोर्थ इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वीक की केमिस्ट्री कराऊंगा मैं। तो हमारा जूलॉजी पोर्शन फर्स्ट फोर्थ वीक का और फिफ्थ वीक का जो जूलॉजी पोर्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करना चाहिए, अब तो वो जूलॉजी पोर्शन हमारा खत्म हो गया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट, दैट इज केमिस्ट्री फॉर द फिफ्थ वीक। फोर्थ वीक की जो केमिस्ट्री होगी वो मेरा कोई दोस्त कराएंगे आपको, ये फिफ्थ वीक की मैं ही कराऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइन इन वाटर इज नोन एज। देखो स्लेक लाइन होता क्या है, स्लेक लाइन होता है हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जब स्लेक लाइन का अगर हमारे पास सस्पेंशन बना हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइन, और अगर इसका हमारे पास बना हुआ है एक्वा सॉल्यूशन, अगर बना हुआ है इसका बना हुआ है एक्वा सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है, तो हमारे पास पहला दिया हुआ है लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, जब भी मैंने बताया था इसको मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, तो पहला आंसर हमारा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइन। सस्पेंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइन हमारा कौन सा होता है, लाइम वाटर होता है। सी ऑप्शन में लाइम वाटर ही दिया हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइन को हम लाइम वाटर बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्विक लाइन। तो क्विक लाइन होता क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइन। ठीक है, तो CaO हमारे पास होता है क्विक लाइन, तो ये हमारा सही नहीं होगा ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर में बताना है Be, Ba और Ca के अंदर। ठीक है, तो BeH2, CaH2 और BaH2 जो तीनों के तीनों जो है ये ग्रुप 2 के अंदर आते हैं, तो ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स हमें गिवन है। तो ये हमारे पास क्या दिए गए हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, और हमें पता है जो इनके साइज का ऑर्डर जो होगा, ये क्या क्या ऑर्डर आएगा, बेरिलियम का सबसे छोटा, फिर कैल्शियम का सबसे बड़ा किसका होगा, बेरियम का होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे पास, डिपेंड मतलब कि उसको उसका जो ऑर्डर है वो प्रिडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पजांस रूल। तो जो पजांस रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग यही होता है, जो कटायनिक पार्ट होता है उसका साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा वो उसकी चार्ज डेंसिटी होगी। तो जितना ज्यादा साइज छोटा होगा, कटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ही उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी होगा क्या, बेसिकली चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर साइज छोटा है तो ओवरऑल जो हमारे पास डेंसिटी होगी, अगर चार्ज क्यू तीनों के लिए कांस्टेंट है, दोनों के अंदर तीनों इन तीनों सॉल्ट के अंदर, हाइड्राइड्स के अंदर हमारे पास बेरिलियम +2 के अंदर है, कैल्शियम भी +2 के अंदर है, बेरियम भी +2 के अंदर है, तो क्यू तो +2 है, +2E। लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम है वही चेंज कर रही है, तो इसलिए जो डेंसिटी है वो यहाँ पर वॉल्यूम की डिपेंड करेगी। तो जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतना ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी होगी उतना वो अनायन को पोलराइज करेगा, यानी उसका साइज डिस्टॉर्ट करेगा। तो पोलराइजेशन जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर आएगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट नेचर आएगा। तो कटायन का साइज छोटा होना चाहिए, अगर साइज छोटा होगा, जितना छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हमें साइज तो हमें मालूम है, तो जितना साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा क्या होगा,
कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो इनके कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, BeH2 CaH2 और BaH2, ये हमारे पास आ जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, जितना ज्यादा जो कोवेलेंट होगा उतना ही कम होगा वो आयनिक नेचर में, और जितना कम कोवेलेंट होगा उतना ज्यादा वो आयनिक नेचर के अंदर होगा। मतलब ये इसका जो ऑर्डर आएगा इसको हम रिवर्स कर देंगे तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा। तो आयनिक कैरेक्टर का हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, BeH2 का सबसे कम आयनिक होगा, फिर CaH2, और सबसे ज्यादा आयनिक जो होगा वो होगा BaH2। तो ये हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्डर आएगा आयनिक कैरेक्टर का। ठीक है, ये ऑर्डर आएगा हमारे पास आयनिक कैरेक्टर का, तो इसमें सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is not hygroscopic? तो हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है अगर किसी भी सॉल्ट को अगर आप एटमॉस्फेयर के अंदर रखते हो, अगर वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब एब्जॉर्ब, वाटर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेती है लेकिन वो खुद उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होती, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, जो हमारे पास एनहाइड्रेटेड सॉल्ट होती है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसकी, जो हमारे पास जो कंपाउंड है उसकी वाटर की तरफ टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, मींस उसकी टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो जिसकी जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी हाइड्रेटेड सॉल्ट को बनाने की, उतना ही मतलब हाइग्रोस्कोपिक नेचर के अंदर होगा। मींस जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी कंपाउंड को हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाने की, उतना ही वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शंस के थ्रू देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमें क्या दिया है, NaCl। याद होना चाहिए आपको, NaCl जो होता है वो एनहाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है, मींस कोई भी फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट एक्सेप्ट LiCl वो एनहाइड्रस नेचर के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो NaCl एक एनहाइड्रेटेड नेचर के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हाइड्रस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हाइड्रोस्कोपिक नेचर का भी नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, MgCl2। MgCl2 जो होता है वो दो हाइड्रेटेड फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक तो होता है MgCl2.2H2O और एक होता है MgCl2.6H2O, जिसके अंदर .6H2O वाला मोर स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा क्योंकि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बना सकता है। उसके बाद सी पार्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, CaCl2। CaCl2 भी जो होता है हमारे पास एक सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है, वो होता है CaCl2.2H2O। CaCl2.2H2O जो होता है ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। तो अगर आप CaCl2 को एटमॉस्फेयर के अंदर रख दोगे तो वो तुरंत जो होगा एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट बना लेगा। उसके बाद जो हमारे पास डी ऑप्शन दिया हुआ है क्या है, वो LiCl। मैंने अभी बताया था फर्स्ट ग्रुप के अंदर कोई भी क्लोराइड या कोई भी सॉल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म बनाते ही नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता एक्सेप्ट LiCl। LiCl अपना एक बनाता है कंपाउंड, उसको बोलते हैं LiCl.H2O। ठीक है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है, तो ये LiCl.H2O बनाता है। तो ये भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो सकता है, CaCl2 भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो सकता है, MgCl2 भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो सकता है, लेकिन NaCl हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में एग्जिस्ट, मतलब कि NaCl जो होता है वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल होता है, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ कोई बॉन्ड वगैरह नहीं बनाता, मतलब इसके पास कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, which of the following is an amphoteric, which of the following is an amphoteric hydroxide। ठीक है, देख लेते हैं एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, बेसिकली कोई भी हम कैसे बता सकते हैं कोई भी हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है या नहीं, वो उसकी सॉल्ट्स पर डिपेंड करता है कि अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये किस टाइप के हमें पास सॉल्ट देता है। तो अगर ये दोनों एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स हमें देता है तो वो हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर का हो जाता है,
और जो सिर्फ बेसिक नेचर की सॉल्ट है उसको हम लोग मतलब बेसिक दे उसको बेसिक हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये होता है बेसिक नेचर का। ठीक है, प्योर मेटेलिक नेचर का होता है ये। दूसरी चीज आता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास बेसिक नेचर का होता है। उसके बाद डी पार्ट क्या दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास होता है बेसिक नेचर का। ठीक है, एम्फोटेरिक जो होते हैं वो किस किस के होते हैं, मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बेरिलियम के, एल्यूमिनियम के, जिंक के, गैलियम के, टिन के, लेड के, एएस के यानी आर्सेनिक, एसपी यानी एंटीमनी, और एक क्रोमियम का होता है Cr2O3। इनके अलावा बाकी सारे एसिडिक या बेसिक होते हैं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में इनके हाइड्रोक्साइड्स ये बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, गैलियम, टिन, लेड, एएस और एसपी यानी आर्सेनिक और एंटीमनी, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के अंदर एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और क्रोमियम का सिर्फ एक कंपाउंड Cr2O3 एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, और बस इतना ही होते हैं। क्रोमियम के कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिक नेचर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ क्रोमियम का ये वाला ऑक्साइड Cr2O3 जो होता है एम्फोटेरिक नेचर के अंदर होता है। हमें बताना है इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। तो हमारे पास MgOH का होल ट्वाइस बेसिक नेचर का है, BOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक है, बाकी ये दोनों बेसिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ये जो है बेसिकली अब गिवन है एनसीईआरटी में, एस ब्लॉक की एनसीईआरटी में। जो आप ग्रुप वन को स्टडी करते हो तो उसमें ये दिया हुआ है। ग्रुप वन के अंदर एक पेज नंबर क्या दिया है 306 पे, पेज नंबर 306 के ऊपर आपको बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम दिया हुआ है। तो इसमें वैल्यूज दी हुई हैं कि परसेंटेज अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी कितनी परसेंट, मतलब कितना हमारे पास अमाउंट जो होता है कितना अबंडेंट होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का। तो वो आपको एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम के में पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि फॉर अ 70 kg मैन आपको क्या क्या चाहिए, 90 ग्राम चाहिए सोडियम, 170 ग्राम चाहिए आपके पास पोटेशियम, 5 ग्राम आपको चाहिए आयरन, और 0.06 ग्राम हमको चाहिए कॉपर। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा है जो कि एनसीईआरटी हमें दिया हुआ है फॉर अ 70 kg मैन। तो इसके अंदर क्या होगा, परसेंट अब अबंडेंस किसका सबसे ज्यादा किसकी होगी, पोटेशियम की, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद आयरन की, उसके बाद कॉपर की। तो ये हमारे पास अबंडेंस का ऑर्डर आ जाएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ठीक है, तो हमें क्या बताना है, के एफ और सी के बीच में बताना है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, पोटेशियम के बाद आयरन, इसके बाद आ जाएगा कॉपर, यानी जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम के बाद आयरन के बाद कॉपर, ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एंजाइम दैट यूटिलाइज, ये भी आपको एनसीईआरटी में ही मेंशन किया गया इस चीज के बारे में। Enzymes that utilize ATP as phosphate transfer require an alkaline earth metal M as a cofactor. ग्रुप 2 के अंदर जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दी गई है लास्ट पेज के अंदर एस ब्लॉक के, उसमें आपको एज इट इज लाइन दी गई है। उन्होंने लिखा हुआ है कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे पास एज अ कोफैक्टर बिहेव करता है। एज अ कोफैक्टर बिहेव करता है। को फैक्टर क्या होता है, बेसिकली एंजाइम के साथ एक कंपाउंड, एक नॉन प्रोटीन पार्ट को फैक्टर बोलते हैं उसको, वो अटैच होता है तब जाके एंजाइम जो होता है वो फंक्शन करता है। यहाँ इस केस में एक मेटल आयन होता है, किसी केस में विटामिन हो सकता है, और किसी केस में भी अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो। ठीक है, तो जो ऐसे एंजाइम जो एटीपी का यूज करते हैं फॉस्फेट ट्रांसफर, वो मैग्नीशियम को यूज करते हैं एज अ कोफैक्टर। ठीक है, तो मैग्नीशियम इससे करेक्ट आंसर आएगा, आपको ये याद करना होगा। ठीक है, solid compound X on heating gives CO2 and residue। ठीक है, तो कोई कंपाउंड X है, उसको हीट करने पे हमें क्या मिला, CO2 प्लस में कोई रेसिड्यू हमें मिला है।
ठीक है। द रेसिड्यू मिक्स विद वाटर टू फॉर्म Y, तो हमने क्या किया, उस रेसिड्यू को वाटर के साथ रिएक्ट करके हमने बना दिया मिक्स वाटर टू फॉर्म Y बना, ठीक है। Y ऑन पासिंग विद एक्सेस CO2, एक्सेस मतलब CO2 हमारे पास एक्सेस के अंदर दी गई है, थ्रू Y इन वाटर अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ Z इज ऑब्टेन। तो ये Z जो है ये क्लियर सोल्यूशन है, तो हमें बताना है व्हाट इज X, ठीक है। X क्या है हमारे पास ऑन बॉइलिंग Z, अच्छा बॉइलिंग Z X इज, अगर Z को अगर हम बॉइल करते हैं हमें X दोबारा मिल जाता है, तो X इज, ठीक है। तो बेसिकली जब आप एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हो किसी भी कंपाउंड में से, तो जो हमारे पास क्लियर सोल्यूशन होता है वो बनता है हाइड्रोक्साइड का, सॉरी बाइकार्बोनेट का। तो बाइकार्बोनेट जो Z होगा ये हमारे पास क्या होना चाहिए, बाइकार्बोनेट होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्लियर सोल्यूशन हम लोग को कैल्शियम बाइकार्बोनेट का ही मिलता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास मिल्की सोल्यूशन हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है हमारे पास Z, ठीक है। तो अगर ये कंपाउंड क्या होगा, तो Y हमारे पास होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो Y है वो हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो Y है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये जो है ये हमारा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो जो रेसिड्यू होगा वो हमारे पास इसका ऑक्साइड होगा, यानी रेसिड्यू था CaO। तो ये जो रेसिड्यू की बात कर रहे हैं ये है CaO, और CaO अगर रेसिड्यू है CaO प्लस CO2, तो जो हमारे पास X होगा वो क्या होगा हमारे पास, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो X है वो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि देखो कैसे आएगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे ये बनेगा CO2 प्लस में CaO, ये हमारे पास रेसिड्यू होता है, ठीक है। CaO को अगर हम वाटर से ट्रीट कर रहे हैं तो हमारे पास बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH के होल ट्वाइस को अगर हम CO2 से पास करते हैं सबसे पहले बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हम लोग को देता है, व्हाइट PPT, जिसकी वजह से सोल्यूशन हम लोग को मिल्की अपीयर होता है। और उसके बाद जब हम इसमें एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं तो ये हमारे पास बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है और जब हम इसको दोबारा से हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है CaCO3 प्लस वाटर प्लस में CO2, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर से X दोबारा बन गया, तो X यूज किया और X हमारे पास दोबारा बन गया। तो X यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट सही है। सोडियम कार्बोनेट हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में कभी भी ब्रेकडाउन नहीं होता, सोडियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा थर्मोस्टेबल होता है जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन नहीं करता। उसके बाद पोटेशियम कार्बोनेट भी बहुत ज्यादा थर्मोस्टेबल होता है, वो भी ब्रेक डाउन नहीं करता। और हमारे पास X तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो ही नहीं सकता, कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। The sum number of protons and neutrons, the sum of the number of protons and neutrons in one of the isotopes of hydrogen is, ठीक है। तो आइसोटोप्स हमारे पास हाइड्रोजन के होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। प्रोटियम के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, इसके पास भी 0, सॉरी इसके पास होते हैं 1, इसके पास होते हैं 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर 1, इसके अंदर भी 1, इसके अंदर भी 1। तो सम टोटल n+p वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए आएगी 1, 1 2 और इसके लिए आएगी वो वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। हमें ऑप्शन में 1 2 तो दिया है ही नहीं, 3 दिया हुआ है, तो मतलब 3 जो है एक आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के लिए n+p वैल्यू पॉसिबल है। 4 5 6 पॉसिबल नहीं है, 3 वैल्यूज पॉसिबल थी 1 2 और 3, इसके अंदर से 3 गिवन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, both temporary and hardness permanent hardness of water is removed on boiling water with, ठीक है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके हम इसको क्लार्क्स मेथड बोलते हैं। क्लार्क्स मेथड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम क्लार्क्स मेथड। उसके बाद हमें दिया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को हम बना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का हम बना लेते हैं डेकाहाइड्रेट फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा से हम बोथ टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस हम रिमूव कर सकते हैं। तो इससे बोथ टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस हम रिमूव कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों जो होते हैं इनको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी हार्डनेस रिमूव करने का कोई भी ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं है जिसके अंदर हम इन दोनों को यूज करते हैं। तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं हमारे पास। ठीक है, CuH वाला कौन सा है? CuH वोल्टाइज वाला क्लार्क्स मेथड है जो कि सिर्फ टेम्पररी के लिए होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट वाला जो होता है वो हमारे पास होता है टेम्पररी और परमानेंट दोनों के लिए हमारे पास यूज कर सकते हैं वॉशिंग सोडा टेक्निक से। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस is caused due to presence of टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है ड्यू टू बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स की वजह से ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो होती है क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2। तो सल्फेट तो नहीं होता, सल्फेट जो होते हैं परमानेंट के लिए करते हैं, तो CaSO4 जो हो जाएगा वो हमारा परमानेंट हार्डनेस करेगा, तो टेम्पररी हार्डनेस वो कॉज नहीं करेगा। क्लोराइड जो है ये हमारे पास कॉज करेगा परमानेंट हार्डनेस, कार्बोनेट कभी भी किसी टाइप की हार्डनेस प्रोवाइड नहीं करता, और बाइकार्बोनेट जो सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है वो हमारे पास कॉज करेगा टेम्पररी हार्डनेस। तो हमारे पास बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, काल्गन्स मेथड जो होता है वो यूज किया जाता है Na6P6O18। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यानी कि कैलगॉन। ठीक है, तो कैलगन जो मेथड होता है वो यूज किया जाता है फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम कैलगन्स मेथड को यूज करते हैं। उसके बाद यह क्लार्क्स मेथड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, और ये टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने में मदद करता है। सी ऑप्शन क्या दिया गया? आयन एक्सचेंज मेथड। और डी ऑप्शन हमारे पास दिया गया सिंथेटिक रेजोनेंस मेथड। ये एक एडवांस टेक्निक्स होती हैं जो हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को क्योर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास बी ऑप्शन है, क्लार्क्स मेथड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के काम आता है। तो इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। ठीक है, क्या दिया हुआ है? H2O2 is oxidized, the product is। तो कभी भी जब H2O2 की ऑक्सीडेशन होती है, अगर H2O2 कभी भी ऑक्सीडाइज होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, और कभी भी H2O2 हमारे पास रिड्यूस होता है तो कंपाउंड बनता है हमारे पास वाटर प्लस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कभी भी ये दो रिएक्शन हमें याद होने चाहिए। अगर कभी भी H2O2 की ऑक्सीडेशन हो रही है तो उस केस में हमारे पास बनता है O2, और जब कभी भी इसकी रिडक्शन हो रही होती है तो बनता है वाटर प्लस OH-। ठीक है, तो ये जो होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म। तो ए ऑप्शन, हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन बनता है रिडक्शन के टाइम पर, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या दिया? ऑक्सीजन, वो हमारा ऑप्शन होगा। सी और डी तो कुछ बनते ही नहीं है इन रिएक्शन के अंदर, तो हमारे पास जो बी आंसर है वो एकदम करेक्ट है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा इस केस के अंदर। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री सेशन, H2O2 is prepared by the reaction of water with। देखो, वाटर के साथ अगर हम किसी भी पेरोक्साइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तो हमें H2O2 हमें मिलता है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें देखना बेसिकली ये है कि ये ऑक्साइड्स हैं कि हाइड्रोक्साइड्स, मतलब कि ऑक्साइड्स हैं पेरोक्साइड्स हैं।
तो पहला हमें दिया हुआ है बेरियम BaO2, तो BaO2 को ब्रेक करोगे तो बनेगा O2 2 माइनस और बेरियम +2। O2 2 माइनस क्या होता है हमारे पास, पेरोक्साइड। तो अगर हम इसको वाटर के साथ इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पेरोक्साइड बनेगा, तो ए यानी कि BaO2 का यूज करके पेरोक्साइड बन सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। बाद में क्या दिया है, PbO2, PbO2 के अंदर जो O2 होता है वो माइनस के O2 4 माइनस होता है यहाँ पर, और बनता है Pb+4 के साथ ही बनता है, यानी कि यहाँ पे होता है O2 माइनस, मतलब ऑक्साइड के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जब ये ऑक्साइड के फॉर्म में हो रही है तो इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पेरोक्साइड आपको यहाँ पर ऑक्साइड यानी H2O2 आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे H2O2 ऐसा प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो सी पार्ट है वो क्या दिया है, MnO2, मतलब बी वाले ऑप्शन हम लोग को नहीं मिल सकता। ठीक है, और फिर हमारे पास सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, MnO2, तो MnO2 होता क्या है, वही सेम चीज, Mn यहाँ पर होता है +4 के अंदर, ऑक्सीजन 2 पे होता है 4 माइनस, यानी कि ऑक्सीजन होता है 2 माइनस के अंदर, और ये वाला होता है हमारा ऑक्साइड। ठीक है, और जब ये हमारा ऑक्साइड है तो इसकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे आप तो यहाँ पे आपको H2O2 नहीं मिलेगा। ठीक है, H2O2 नहीं मिलेगा, यानी आपको सी ऑप्शन के साथ भी H2O2 आपको नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। H2O2 की प्रिपरेशन करने के लिए आपको पेरोक्साइड की जरूरत है, मींस कोई आयनिक पेरोक्साइड होना चाहिए, उसके साथ अगर आप वाटर की रिएक्शन करोगे तब आपको H2O2 मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे जो ए ऑप्शन है BaO2 बेरियम पेरोक्साइड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर बी और सी हो नहीं सकते क्योंकि ये ऑक्साइड नेचर के अंदर है, ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा ए ऑप्शन। तो मैंने अपने साइड से जूलॉजी 4th वीक एंड 5th वीक, केमिस्ट्री 5th वीक कंप्लीट कर दिए, बाकी का जो बचा पोर्शन है वो मेरे दोस्त कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।